हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं जवानी में ही बेवा हो गई। इस भरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा था। मेरे माँ बाप दोनों ही मेरी शादी के बाद ये दुनिया छोड़कर चले गए। मेरा एक देवर था। जब औरत के सर पर खामद का साया ना हो तो दुनिया तरह तरह की बातें बनाती है। लोगों ने मेरे और देवर के बारे में तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी कि मेरे और देवर के बीच नाजायज मरासिम हैं। ये बातें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। मैंने सोचा भी न था कि जब शोहर का साया सर से उठ जाए तो लोग ऐसी घटिया तोहमतें लगाएंगे। चाहे औरत कितनी भी शरीफ क्यों ना हो और शराफत का पैकर क्यों ना हो, हमारे मुआशरे में औरत का होना ही जुर्म है। लेकिन ये सब मैं सोच सकती थी, किसी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकती थी। अब मेरी देवरानी को भी खुलकर मौका मिल गया था मेरे साथ दुश्मनी निकालने का। मेरे देवर ने आखिर एक दिन कह दिया कि अब मैं और ज्यादा अपने ऊपर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इस मसले का यही हल है कि आपका निकाह करवा दिया जाए। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं जानती थी कि सुतेला बाप औरत की पहली औलाद को कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर मैं देवर से कहती कि मुझे शादी नहीं करनी तो मेरी ऊपर लगी तोहमतें दुनिया वालों को सच लगती। मैंने बहुत सोचा कि शायद इस मसले का कोई हल निकल आए, लेकिन दूर दूर तक की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर मैंने मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत से मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए। देख बेटी, सर का साईं चला जाए तो लोग औरत का जीना हराम कर देते हैं। इस वक्त वाहिद हल यही है कि तू निकाह कर ले, वरना सारी उम्र तुझे और तेरी बेटी पर यही तोहमतें लगी रहेंगी। इस मुनाफिक मुआशरे में ऐसी औरत का कोई मुकाम नहीं जिसका कोई मर्द सरपरस्त ना हो। अगर तुम्हारा कोई भाई होता या माँ बाप जिंदा होते तो शायद तुम इतनी मजबूर ना होती। इस वक्त मुनासिब यही फैसला है कि तुम निकाह कर लो। वो बहुत गहरी आवाज में कह रही थी। खाला, मुझे सिर्फ अपनी बच्चियों की फिक्र है। क्या मेरा दूसरा शौहर इनको कबूल कर लेगा? क्या इनको अपने घर में जगह दे देगा? मुझे अपनी बेटियों की फिक्र खाए जा रही थी। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक सोच रही हो बेटी। सुतेला बाप कभी सगा नहीं बन सकता, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो अच्छा इंसान हो। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। परेशान मत हो। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मुझसे जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूँगी। रज़िया खाला की बातों से मेरे दिल को बहुत तसल्ली हो गई और मैंने ना चाहते हुए भी निकाह के लिए हाँ कर दी। मेरे देवर ने एक रिश्ता देखकर मेरा निकाह कर दिया। शुरू में तो जावेद का रवैया मेरे और बच्चियों के साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका असली चेहरा मेरे सामने आने लगा। वो काम से जी चुराने वाला इंसान था। जब दिल चाहता नौकरी कर लेता, दिल भर जाता तो छोड़ देता। ऐसा भला कब तक चलता? खर्चे और महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। जावेद से मेरे 3 बच्चे हो चुके थे, अब 2 नहीं 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी मेरे कंधों पर। जावेद को बहुत समझाया, लेकिन वो हर दफा या तो झगड़ा शुरू कर देता या मारपीट करने लगता। हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर होने लगी थी। मैंने तंग आकर किसी जाने वाली के घर में काम करना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहती थी जैसी मेरी जिंदगी है मेरे बच्चों की जिंदगी भी वैसी ही गुजरे। मैं इनको तालीम दिलवाकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। घर में 4 पैसे आने से हमारे हालात कुछ बेहतर होने लगे, लेकिन अभी शायद मेरी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई थी। जावेद को नशे की लत पड़ गई और उसने अब नशा पूरा करने के लिए मुझसे पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया। मेरे बच्चों का तो मुश्किल गुजारा होता था, मैं उससे पैसे कहाँ से देती। अब आए दिन घर में झगड़ा होने लगा। जावेद घर की चीजें बेचने लगा, मैं रोकती तो गाली गलोच और मारपीट पर उतर आता। मेरी पहली 2 बेटियां जवानी की दहलीज चढ़ने लगीं। बड़ी बेटी ने एक दिन मुझे कहा, अम्मी मुझे स्कूल से उठा ले, मैं कपड़े सिलाई करना सीखूंगी और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ लूंगी। मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। मैं सिलाई करूंगी तो घर में पैसे आएंगे, फिर हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे और हम अपना घर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ अब्बा आपको मारते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। अपनी बेटी की बातें सुनकर मेरे दिल पर छुरियां चल गईं। इतनी छोटी उम्र में क्या क्या फिक्रें पाल रखी हैं मेरी बेटी ने। मैंने उसके माथे पर बोसा देकर कहा, अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम ये बातें मत सोचो। लेकिन वो राजी नहीं हुई। मुझसे कहने लगी, अम्मी पढ़ाई करने के लिए भी ज़हनी सुकून चाहिए होता है। इस अजियत भरे माहौल में मुझसे पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं पढ़ाई छोड़ूंगी नहीं, साथ ट्यूशन रख लूंगी। आप बस मुझे सिलाई मशीन ले दें। दीबा बाजी बहुत अच्छी सिलाई सिखाती हैं। वो तो सब कुछ जैसे पहले से सोच कर बैठी हुई थी।
मैं समझ गई कि वो घर के माहौल से फरार चाहती है, इसलिए ज़्यादा इसरार नहीं किया। जिस घर में काम करती थी वो बेगम साहिबा बहुत एहसास करने वाली खातून थी। उन्होंने मुझे सिलाई मशीन दिलवा दी। थोड़े ही अरसे में मेरी बेटी ने सिलाई सीख ली, साथ मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी करने लगी। एक दिन जब मुझे घर आने में देर हो गई, जब मैं घर पहुंची तो मेरी दोनों बड़ी बेटियां बहुत सहमी हुई थीं और बड़ी बेटी समरीन बहुत रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने मुझे बताया। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। समरीन ने बताया, अम्मी दूसरे अब्बा मुझे बहाने बहाने से अपने पास बुलवाते हैं और मुझे हाथ लगाते हैं। वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। खुदा तुझे बर्बाद करे जावेद, मेरी बच्ची पर बुरी नज़र रखनी शुरू कर दी है। अब पहले क्या कम मुश्किलात है मेरी जिंदगी में। मेरा दिल चाह रहा था कि जावेद के टुकड़े कर दूं, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच ही सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बच्ची को कहाँ ले जाऊं। वो फूट फूट कर रो रही थी। बहुत सोचने के बाद मैंने एक फैसला किया। मोहल्ले में कुछ औरतों से मेरी सलाम दुआ थी। इनमें से एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। इसका शौहर मुल्क से बाहर रहता था और साल में एक दफ़ा चक्कर लगा लिया करता। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि कुछ अरसा मेरी बेटी को अपने घर रख लो, जिस पर वो राज़ी हो गई। मैंने शुक्र किया कि चलो मेरी बेटी की इज्जत तो महफूज रहेगी। जावेद को जब पता चला तो उसने बहुत ववेला मचाया कि ये क्या तमाशा लगा रही है, तो यहाँ क्या तकलीफ थी उसे। लेकिन मैंने बहाना बनाकर बात ख़त्म कर दी। आखिर क्या वजह है बता तो सही। वो इस बात के पीछे ही पड़ गया था। उस रात भी उसने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को इस भूखे दरिंदे के लिए नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने जा रहा है। 2 दिन गुजरे तो एक दिन काम से वापसी पर मेरा दिल आया कि समरीन की खबर लेती जाऊं। आज सुबह से ही समरीन की तरफ से मेरा दिल बहुत परेशान था। जब मैं इस औरत के दरवाजे पर पहुंची तो मेरा दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया, क्योंकि दरवाजे पर ताला पड़ा था। मैंने आसपास के घरों से पूछा तो पता चला कि कल रात से ही वो लोग गायब हैं। मैंने सर पीट लिया। ओ खुदाया, मेरी बच्ची को कहाँ ले गई वो औरत? मैं कैसे तलाश करूंगी उसे? रोती धोती घर आई। बच्चे मुझे देखकर डर गए। नौरीन ने मुझसे पूछा, अम्मी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? मैंने उसको बताया तो वो भी परेशान हो गई। हम माँ बेटियां सारी रात रोती रही। सुबह जावेद आया तो वो नशे की हालत में था। मुझे देखकर कहने लगा, क्यों रो रही है, कौन मर गया है तेरा? मैं खामोश रही, लेकिन कब तक ये बात छुपाती। जब उसे पता चला तो पागलों की तरह कहके लगाने लगा, देख लिया अंजाम, तेरी बेटी बदचलन और आवारा थी, इसीलिए घर में नहीं टिकती थी। देख लिया तूने। खबरदार, अगर मेरी बेटी पर कोई घटिया इल्जाम लगाया, तेरी वजह से मैंने उसे यहाँ से निकाला था। अगर तू उस पर बुरी नज़र ना रखता तो उसे ये दिन न देखना पड़ता। ये सुनना था कि वो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और मारपीट शुरू कर दी और फिर घर से बाहर निकल गया। मैं रो धोकर चुप कर गई। मैंने पुलिस में FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक बात न सुनी। बेगम साहिबा के आगे भी हाथ जोड़े। उन्होंने सिफारिश करवाकर FIR तो दर्ज करवा दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मुझे ये मालूम नहीं था कि वो औरत मेरी बच्ची को लेकर कहाँ चली गई है, तो मेरी बेटी को कहाँ से बरामद करवाती पुलिस। रोज़ रात को अल्लाह से दुआ करती कि कोई वसीला बना दे कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। जावेद अब ज़्यादातर घर से बाहर ही वक्त गुजारता। कभी कभार घर आ जाता और नशा पूरा करने के लिए पैसे मांगता और ना मिलने पर झगड़ा शुरू कर देता। मैंने उसके मामले में खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि इसका फ़ायदा कभी ना होता, उल्टा नुकसान ही होता। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया। नौरीन ने मैट्रिक कर लिया था और प्राइवेट FA कर रही थी। साथ घर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती और सिलाई भी करती। एक दिन मैं काम से वापस आई तो मेरा बेटा और नौरीन बहुत परेशान थे। मैंने वजह पूछी, जो उन दोनों ने मुझे बताया सुनकर ऐसे लगा कि जैसे मेरे जिस्म से किसी ने जान निकाल ली हो। जावेद नौरीन को बेचने जा रहा था। मेरे बेटे राहिल ने मुझे बताया कि आज अब्बा के कुछ दोस्त आए थे। अब्बा ने नौरीन बाजी को चाय बनाकर लाने के लिए कहा। जब बाजी चाय बनाकर ले गई, इसके बाद अब्बा के दोस्त ने कहा कि वाह क्या माल है, तुमने तो घर में हीरा छुपा रखा है। मैं परसों आऊँगा और इससे ले जाऊँगा और तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। ये सारी बातें मैंने छुप कर सुन ली। अम्मी बाजी को कहीं ले जाओ, वरना अब्बा इसे बेच देंगे। मैं तो पहले ही इस वहशी की वजह से एक बेटी गंवा चुकी थी, कहाँ लेकर जाती। मजबूर होकर अपने देवर के घर गई, उसे सब बताया, लेकिन उसने उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि तुमने अपनी बेटी को बेच खाया और अब ड्रामे कर रही हो।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ ले जाऊं अपनी बेटी को। आखिर मैं सारा बाजी के घर चली गई, जिनका मैं काम करती थी। इनके पांव पकड़े कि मुझे कुछ अरसे के लिए अपने घर में जगह दे दें, जब तक कि मैं अपनी बेटी की शादी न कर दूं। सारा बाजी रहमदिल औरत थी। उन्होंने मुझे अपने सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे दी, जिसमें पहले एक मुलाजिम रहता था और कुछ अरसे के लिए अपने गांव गया हुआ था। बाजी ने कहा कि अपने बच्चों को यहाँ ले आओ और शौहर को ये कह दो कि काम ज्यादा है, इसलिए मुझे कुछ अरसा वहीं रहना है। मैं जल्द अज जल्द अपने बच्चों को यहाँ ले आना चाहती थी। मैं वापस घर गई और जल्दी जल्दी सामान समेटा। बच्चों ने पूछा, अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, फिलहाल खामोशी से मेरे साथ चलो, वहाँ जाकर बताऊंगी। मेरा बेटा फौरन समझ गया। सारा बाजी के क्वार्टर आकर मैंने सुख का सांस लिया। बाजी ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे महीने का राशन तनख्वाह के अलावा दिलवा देते। मैंने 2 महीने के अंदर अंदर नौरीन के लिए रिश्ता देकर उसकी शादी करवा दी। लड़का मेहनती और जिम्मेदार था और शरीफ भी। नौरीन अपने घर की हुई तो मुझे लगा जैसे बहुत बड़े फर्ज से सुबकदोश हो गई हूँ। एक दफ़ा जावेद का फ़ोन मेरे मोबाइल पर आया तो मैंने वही कहा जो सारा बाजी ने कहा था और मोबाइल ऑफ कर दिया, वरना वो सारा बाजी के घर तमाशा लगाने आ जाता। नौरीन की शादी के बाद मैं एक दिन बच्चों को लेकर घर गई तो जावेद ने बहुत वावेला किया। नौरीन की शादी का सुनकर तो वो पेचो ताप खा रहा था। बेशरम बेहया औरत, तू झूठ बोल रही है। तेरी वो बेटी भी भाग गई होगी तेरी बड़ी बेटी की तरह। वो गालियां बकने लगा। जो मर्जी समझ लो, अगर यहाँ भी रहती तो तुम उसे बेच देते। आखिर मैंने भी तंग आकर कह दिया। क्या कहा? तेरी इतनी जुर्रत, जुबान चलाएगी मेरे सामने? वो तैश में आ गया। इससे पहले कि मुझ पर हाथ उठाता मेरा बेटा बीच में आ गया। बस बहुत हो गया अब्बा, मैं आपको अम्मी पर हाथ उठाने नहीं दूंगा। जावेद और तैश में आ गया और बेटे को मारने लगा। मनहूस, तेरी इतनी जुर्रत, तूने ही अपनी माँ को कहा होगा। मैं छिड़वाने लगी तो जावेद ने मुझे जोर का धक्का दिया, जिससे मेरा सर दीवार में जा लगा और मेरे सर पर चोट लग गई। काफी देर तक जावेद गालियां बकता रहा। जब थक चुका तो हम सबको घर से बाहर निकाल दिया कि ये मेरा घर है, यहाँ तुम अपनी मर्जियां चलाती हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। मजबूर होकर हम फिर सारा बाजी के घर चले गए। मैंने सारी बात उनको बताई तो वो कहने लगी, परवीन तुम परेशान मत हो, इस तरह के इंसान से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? ये सिर्फ तुम्हें परेशान कर सकता है, जिंदगी के सफर में तुम्हारा बोझ नहीं बांट सकता। अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत तो बहरहाल तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि इससे दूर ही रहो। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। सारा बाजी इस कड़े वक्त में हमारे लिए एक फरिश्ता साबित हुई थी। मेरे दिल से उनके लिए दुआ ही निकलती थी। 3 साल तो सुकून से गुजर गए, लेकिन अभी हमारी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई थी। सारा बाजी के शौहर अपनी फैमिली को लेकर मुल्क से बाहर चले गए और अपना घर अपने छोटे भाई के हवाले कर गए, जो कि एक उबाश इंसान था। वो मेरी दोनों छोटी बेटियों पर बुरी नज़र रखता था। आखिरकार मैंने वो क्वार्टर छोड़ने का फैसला कर लिया और वहाँ से जाने का इरादा कर लिया। मेरे इस तरह जाने पर उसने बहुत हैरानगी का इजहार किया। ये तुम्हें क्या हो गया परवीन? तुम यहाँ आराम से रह रही थी, फिर क्या सोच कर जा रही हो? कहाँ जाओगी बच्चों को लेकर? वो बज़ाहिर तो बहुत हमदर्द बन रहा था, लेकिन मैं उसकी हमदर्दी के अंदर छुपी खबासत से अच्छी तरह वाकिफ थी। साहब, दरअसल मेरे देवर ने मुझे मकान में हिस्सा दे दिया है और मेरे बेटे को अपने कारोबार में भी शामिल करना चाहता है, तो इसीलिए जा रही हूँ। मैंने झूठ बोला। मैं किसी भी तरह इस खबीस इंसान से अपनी औलाद को दूर ले जाना चाहती थी। वो हूँ कहकर चला गया। मैंने शुक्र अदा किया कि उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान भी थी कि बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी और यहाँ रुक भी नहीं सकती थी। बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर बच्चों को साथ लिए वहाँ से चल पड़ी। मैं जानती थी जावेद मुझे घर में घुसने नहीं देगा। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे, शायद वो हमारा इंतज़ार कर रहा हो। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि किसी ने मुझसे पूछा, अरे परवीन बाजी कहाँ थी आप? कोई मर्द मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो हमारे मोहल्लेदार अरशद थे, इसी दर्जन का शौहर जिससे मेरी बेटी सलाई सीखने जाती थी। आपको पता है बाजी जावेद जेल में है, उसे कत्ल हो गया था, वो मुझे बताने लगा। मुझे ये सुनकर कुछ खास हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वो जिन कामों में पड़ा हुआ था उसका अंजाम आखिर यही होना था। कैसे हुआ ये सब? मैंने पूछा। आप मेरे साथ चलिए मेरे घर, वहाँ चलकर बात करते हैं। हम सब उसके घर आ गए। इसकी बीवी हमें देखकर बहुत खुश हुई। बहन, आप तो जानती हैं कि जावेद नशे का आदी था, उसे जुए की लत लग गई थी और इसी खेल के दौरान
जब उसका हरीफ जीत गया तो उसी बात पर झगड़ा हो गया और जावेद ने उसे मार डाला। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। हमने आपको बहुत तलाश किया लेकिन किसी को नहीं पता था कि आप कहाँ चली गई हैं। अरशद सारे हालात हमें बता रहा था। फिर वो कमरे में गया और एक चाबी उठा लाया। लीजिए बहन, आपकी अमानत, आपके घर की चाबियाँ। उसने वो चाबियाँ मेरे हवाले करते हुए कहा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूं। उसने मेरे बच्चों की छत मुझे किस तरह लौटाई थी। एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई, इसकी बीवी दीबा बोली। पिछले साल समरीन हमें मिलने आई थी, वो बिल्कुल सही सलामत है। इस औरत ने उसे दुबई जाकर बेचना चाहा लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। वो वहां से भाग गई। एक शरीफ खानदान ने उसे अपने घर में पनाह दे दी और उसे अपने साथ लंदन ले गए। वो पिछले साल तुम्हें तलाश करने आई लेकिन किसी को पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। ये सुनकर मेरे ऊपर शादी मर्ग वाली कैफियत तारी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके बच्चे जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करूं या उससे ना मिल सकने का अफसोस करूं। मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। फिक्र मत करो परवीन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत। मुझे वो अपना नंबर दे गई है कि जब भी तुम मुझे मिलो तो तुम्हारी बात करवा दूं। अब तुम सिर्फ उसकी आवाज़ ही नहीं सुन सकती बल्कि उसका चेहरा भी देख सकती हो। उसने अपना नया मोबाइल सेट दिखाया जिससे वीडियो कॉल हो सकती थी। मैं घर की चाबियां लेकर वापस आ गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे बच्चों के सर पर अब दोबारा से छत थी। जावेद ने बहुत दफ़ा लोगों के हाथ पैगाम भिजवाया कि एक दफ़ा जेल में आकर मुझसे मिल लो, लेकिन मैं उसके दिए हुए जख्म अभी तक भूली नहीं थी। अगर वो मेरी बेटी पर इस तरह नज़र न रखता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। मुझे इस तरह दर बदर न होना पड़ता, लेकिन मुझे जाना ही पड़ा। आखिर वो मेरे 3 बच्चों का बाप जो था। ना चाहते हुए भी मैं एक दिन मुलाकात के लिए जेल चली गई। परवीन, तुम आ गई। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। मुझे माफ़ कर दो परवीन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो खुदा भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। माफ़ कर दो परवीन। वो मुसलसल इल्तिजा कर रहा था लेकिन इसकी इल्तिजाओं का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरी नज़रों में वो गुजरा हुआ वक्त एक फिल्म की तरह चलने लगा। जब इस जालिम की वजह से मेरी बेटी खो गई और मुझे बच्चों को लेकर दरबदर होना पड़ा, मैंने उससे मुंह फेर लिया। परवीन, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। यहाँ उसने रोते हुए कहा, तुम मर जा। मेरे साथ तुमने क्या क्या जुल्म नहीं किया। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, ना मैं तुम्हारी हमदर्दी में यहाँ आई हूँ। अब जल्दी बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। मैंने बेहिसी से कहा, परवीन मुझे यहाँ से निकाल लो खुदा के लिए। उसने फिर इल्तिजा की, मैं कैसे निकाल लूँ? मैं तुम्हारी औलाद की रोटी रोजी का इंतज़ाम करूँ या तुम्हारे पीछे अदालतों के चक्कर लगाऊं? क्या है मेरे पास? क्या समझ रखा है तुमने? मेरे पास कोई ख़जाना है? लोगों के घरों में काम करके तुम्हारे बच्चे पाल रही हूँ। क्या यही काफ़ी नहीं? और तुम कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ से निकाल लूँ? कान खोल के सुन लो, ना मुझ में इतनी सकत है कि तुम्हारे पीछे अदालतों में जलील होती रहूं और ना मेरे पास इतने पैसे हैं। मैंने इसको 2 टोक जवाब दे दिया, परवीन इतनी संगदिल ना बनो, मैं शोहर हूँ तुम्हारा, तुम कैसे मेरा साथ छोड़ सकती हो? वो जज्बाती होने लगा। अच्छा, आज तुम्हें याद आ गया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शोहर। जब तुमने मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया था उस वक्त तो तुम्हें ये याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शोहर हो। मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत रखना, यही सज़ा है तुम्हारी। यहाँ सड़ सड़ के मरते रहो। मैंने लापरवाही से कहा और वहाँ से फौरन वापस जाने के लिए मुड़ी। वो पुकारता रहा लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी चलती रही। मुझे एक और घर में काम मिल गया। मैं दिन रात अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए मेहनत करने लगी। रोज़ आकर बाजी से पूछती कि समरीन का फ़ोन आया कि नहीं, लेकिन जवाब ना में ही मिलता। एक दिन दीबा की बेटी भागती हुई मेरे घर आई और कहने लगी, आंटी समरीन आपी की कॉल आई है, जल्दी आएँ। मैं भागती हुई उसके घर गई। दीबा मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने इतने बरसों बाद अपनी बेटी का चेहरा देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसकी तस्वीर धुंधलाने लगी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप रोए नहीं, मैं जल्द ही आपके पास आ जाऊंगी। इसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल को जैसे तसल्ली हो गई। कब आओगी? जल्द आओगी ना? मैंने उससे पूछा। जी अम्मी, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। दरअसल आजकल सद्दफ बाजी बीमार हैं, वो बहुत अच्छी हैं अम्मी, उन्होंने मुझे बचाया था। काफ़ी देर वो इस मेहरबान औरत का जिक्र करती रही जिसकी बदौलत आज वो मुझसे बात कर रही थी। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए ढेर सारे पैसे लाऊंगी, फिर हम अपना घर खरीद लेंगे। मेरी बेटी कितनी सियानी हो गई थी, माँ के दुख पास ना होते हुए भी महसूस कर रही थी। तुम जल्दी आओगी ना? मैंने पूछा। अम्मी मेरी पूरी कोशिश होगी जल्दी आने की।
मेरा बहुत दिल चाहता है आपसे मिलने को, बस आप दुआ करें बाजी ठीक हो जाएं। कुछ देर उससे बात करती रही। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वो कॉल बंद करे, लेकिन आखिर तो बंद करनी थी कॉल बंद होते ही मैं रोने लगी। हौसला रखो परवीन, दीबा बाजी मुझे तसल्ली देने लगी। तुम्हारी बेटी जल्दी तुम्हारे पास होगी, तुम परेशान ना हो। मैं घर आ गई। बच्चे मुझसे पूछते अब्बा कहाँ गए हैं, मैं क्या बताती। उनको ये कहकर अक्सर टाल देती कि बीमार हैं, अस्पताल गए हैं। मेरा बेटा काफ़ी समझदार था और अच्छी तरह जानता था कि इसका बाप कैसा है, लेकिन बेटियां भी छोटी थीं। राहील ने मैट्रिक किया तो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने लगा। लोग अब मुझे बातें सुनाते कि तुम्हारे शोहर जेल में सड़ रहा है और तुम आराम से बैठी हो, इसकी रिहाई के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैं अपनी औलाद को लेके जेलों और अदालतों के चक्कर काटूं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि वकीलों की फीसें भरूं। मैं जवाब देती, लेकिन कब तक इनकी बातों से बचती। बड़ी मुश्किल से मैंने इधर उधर कहलवा कर इसकी सजाए मौत को ख़त्म कराने की अपील दायर की, जिसकी वजह से ये सज़ा कम होकर 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई। राहील कभी कभी बाप से मिलने चला जाता। जावेद उसके सामने गिड़गिड़ाता, रोता और वो खामोश खड़ा उसे देखता रहता, फिर वापस आ जाता। वो इन सब मजालिम का गवाह था जो इस शख्स ने हमारे ऊपर ढाए थे। मैं समरीन के आने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। अब तो इसका नंबर भी बंद जाने लगा। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मैं दिन रात रोती रहती। 6 माह होने को आ रहे थे, समरीन की कोई खबर न थी। महंगाई के इस दौर में और इतनी कम तनख्वाह में घर चलना मुश्किल हो गया था। राहील इंटर करके एक जगह नौकरी करने लगा, लेकिन खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने जैसे तैसे करके राहील के लिए कुछ पैसे जमा किए, क्योंकि वो कहता था कि यहाँ रहकर इस तरह की कमाई नहीं हो सकती जो कि होनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान से बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ। और इसका एक दोस्त दुबई जा रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जब राहील को रुखसत करना था। समरीन की जुदाई में मैं आदी हो गई थी और आज बेटा भी जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि राहील जल्द ही वापस आ जाएगा और यहाँ तो समरीन वाला मसला नहीं है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।